Good morning students and welcome to our channel SNC. We are here to discuss about our remaining topics of psychology, and today I'm gonna discuss about topic memory, which is chapter 4 of unit 3rd. Unit 3rd जो कि हमारी cognitive process की unit थी वही continue चल रही है and we are going to discuss about memory. सो आई होप आप लोगों के पास नोट्स होंगे तो जैसे जैसे और अगर नहीं भी है तो आप इस चैनल के थ्रू नोट्स भी देख सकते हैं, साथ में मेरे वीडियो का जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें किया है उसको भी सुन सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ मेमोरी? तो सबको पता है मेमोरी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारे जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी जो भी लर्निंग होती है, जो भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमारे मेमोरी में ही जाके स्टोर होता है. मेमोरी इज़ लाइक अ स्टोरेज पॉइंट और इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क जहाँ पे हमारी सारी लाइफ की मेमोरी जो है वो स्टोर रहती है, और जब भी चाहें हम उसे रिकॉल करना तो हम उसे वापस अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आ सकते हैं. सो मेमोरी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट विच इन्वॉल्व्स लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. नाउ लर्निंग, सबको पता है लर्निंग क्या होती है. रिटेंशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, और हमारी मेमोरी उन इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड करती है. रिकॉल यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर स्टोर है उसको वापस से कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आना, दैट इज़ रिकॉल. एंड रिकॉग्निशन यानी कि जो भी हमने स्टोर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है उसको जब हम रिकॉल कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ रिकॉल हो रही है या नहीं, या उसकी जगह कुछ और याद आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उसको पहचाना कि एग्जैक्टली जो हमें चाहिए, जो हम वाकई में हम अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आना चाहते हैं वही हमें याद आ रहा है या उसकी जगह कुछ और याद आ रहा है, तो दैट मीन्स रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन. अब यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन की. तो जैसे कि आप नोट्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस आपको बता रखी है. फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मार्कस, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें बता रखा है कि जो भी हमने लर्न किया है, जो भी हमने सीखा है उसको रिमेंबर करना ही मेमोरी होती है. सेकेंड डेफिनेशन है रेबर्न के द्वारा, जिसमें रेबर्न बताते हैं द पावर वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंस एंड टू ब्रिंग दैम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस समटाइम. यानी कि ऐसी पावर कि जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर रहे हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो उन्हें वापस से हम कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आ रहे हैं, यही जो होती है वो मेमोरी होती है. Now moving to the types of memory. So here are three types of memory. First one is immediate memory, which is also known as sensory memory. Second one is short term memory, and third one is long term memory. So पहले हम बात करते हैं immediate और sensory memory की. क्योंकि सेंसरी मेमोरी है, नाम से ही पता चलता है इसमें सेंसेस का यूज़ हो रहा है, यानी कि ऐसी मेमोरी जो कि स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स के लिए ही अवेलेबल होती है. यानी कि कुछ चीज़ें हमने जैसे ऑब्जर्व की, लाइक हमने कुछ देखा या कुछ सुना, एंड विद इन स्प्लिट्स ऑफ सेकंड, विद इन नैनो सेकंड हम उसको भूल गए, तो दैट इज़ इमीडिएट मेमोरी. यानी कि बहुत लंबे समय तक या कुछ समय के लिए हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती, वो पल भर के लिए होती हैं, बस पलक झपकते ही हम उसे भूल जाते हैं. लाइक जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम रास्ते में जाते हैं, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, और उस दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके की आवाज़ों को सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, बट उनमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम शायद याद रख पाते हैं और बाकी चीज़ों को हम भूल जाते हैं. हालांकि वो हमारी नज़रों के सामने से निकली हैं या फिर उनके बारे में हमने सुना है, उनकी आवाज़ें हमने सुनी है, बट स्टिल हमारी जो मेमोरी है उनको होल्ड नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो चीज़ शायद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमारी मेमोरी हमारे माइंड में काफ़ी देर तक के लिए स्टोर रख सकती है, लेकिन जो चीज़ शायद हमारे काम की नहीं होती है उसको मेमोरी जो है वो हमें फॉरगेट फेज़ में डाल देती है, और हम पल भर के अंदर, यानी विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड और विद इन नैनो सेकेंड हम उस इंफॉर्मेशन को जो है वो भूल जाते हैं. दूसरी जो मेमोरी है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, विच होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट 20 to 30 सेकेंड, यानी 20 से 30 सेकेंड के लिए जो इंफॉर्मेशन को होल्ड रखती है. ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म मेमोरी उस जगह पर काम करती है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तुरंत. लाइक आपको कोई फ़ोन नंबर डायल करना है तो आपने अपने फ़ोन डायरेक्टरी में से या किसी भी डायरेक्टरी से आपने फ़ोन नंबर निकाला, उस नंबर को आपने याद किया
और उस नंबर को आपने डायल किया, डायल करने के बाद जो भी आपने बात करनी थी वो की, एंड आफ्टर दैट यू फॉरगेट दैट नंबर, यानी कि उसके बाद आप क्या किया, आपने वो नंबर आप भूल गए, आपके दिमाग से वो निकल गया, क्योंकि जिस वक्त आपको काम था उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए आपने उस नंबर को याद किया, और आफ्टर दैट आपने उसको अपने दिमाग से निकाल दिया, या फिर आप कह लो कि वो आपकी मेमोरी ने आप इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर 20 to 30 सेकेंड डिलीट हो गया। तो दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जब हमें एट द मोमेंट किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और जब उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर लेते हैं अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में लाके, और उसके बाद हमें जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो आवर मेमोरी डिलीटेड, हमारी मेमोरी जो है उसको डिलीट कर देती है। और ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इसका ड्यूरेशन होता है 20 to 30 सेकेंड और मे बी समटाइम्स 40 सेकेंड, बट इससे ज़्यादा वो नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इट्स लॉन्ग टर्म, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है या ये जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में स्टोर रहती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, लाइक कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कुछ महीनों के लिए, या कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें सारी ज़िंदगी जो है वो याद रह जाती है। तो ऐसी मेमोरीज़ जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनको शायद हम कभी भूलना नहीं चाहते या जिनको हम लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं क्योंकि इन फ्यूचर वो काम आ सकती हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसको हमारी मेमोरी क्या करती है, लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र कर देती है। तो लॉन्ग टर्म में मेमोरी जो रहती है वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई और इवन कभी कभी लाइफ टाइम तक भी रह सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारी डेट ऑफ बर्थ की, या हमारे घर के एड्रेस की, या कुछ भी ऐसे हमारे लाइफ से जुड़े हुए इवेंट्स जो शायद हम सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाते। अब लॉन्ग टर्म का भी इसमें क्लासिफिकेशन बता रखा है। तो लॉन्ग टर्म भी दो तरीके से डिवाइड होता है, विच इज़ डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी विच इज़ डिक्लेयर, जिसमें किसी भी फैक्ट को डिक्लेयर किया जा रहा है, और प्रोसीजरल मेमोरी वो होती है जिसमें किसी भी प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा मेथड जिसे हम सीख रहे हैं, लाइक प्लेइंग फुटबॉल और प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग कंप्यूटर या कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं। लर्निंग भी, लर्निंग के पीछे एक प्रोसीजर होता है, तो उस प्रोसीजर को हम सीखते हैं। लाइक आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप खाना बनाना सीख रहे हो, या आप कोई भी बच्चा चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, या आप स्टडीज़ है, ये सब प्रोसीजर के थ्रू गुजरते हैं। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसमें कि फैक्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि उन फैक्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, सो वी कैन डिक्लेयर दैट फैक्ट, और ये मेमोरी जो होती है वो हमेशा इंटैक्ट होती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। एंड प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि जो प्रोसीजर हमने सीख लिया है उसको भी हम लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलते। जैसे अगर आपने गाड़ी चलाना एक बार सीख लिया तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूल सकते। डिक्लेरेटिव मेमोरी भी दो तरह की होती है, जो कि एक है सिमेंटिक मेमोरी और एक होती है एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जिसके अंदर जनरल नॉलेज के फैक्ट्स आते हैं, यानी कि जो भी जनरल फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूँ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता कि 2 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 4 होगा, इसकी या 5 नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैक्ट, इट इज़ सीमेंटिक फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो कि किसी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर अर्थ इज़ राउंड और कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। और एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जिसमें कि डेट्स इन्वॉल्व होती है, लाइक आपकी बायोग्राफिकल डिटेल्स, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपके बर्थ का दिन या आपके बर्थ का महीना, ऐसी चीज़ें जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेचर ऑफ मेमोरी। तो नेचर यहाँ पे बता रखा है कि मेमोरी की जो प्रकृति है वो किस तरीके से काम करती है। तो 4 प्रोसेस के अंदर मेमोरी जो है वो काम करती है। फर्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वन इज़ रिटेंशन, थर्ड इज़ रिकॉल एंड फोर्थ इज़ रिकॉग्निशन। ये मैं पहले भी अभी बता चुकी हूँ। लर्निंग या रजिस्टर, यानी कि आप मान के चलो कि हमारी जो मेमोरी है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करती है। लाइक आपने कोई चीज़, लाइक आपको कोई चीज़ अगर कंप्यूटर में डालनी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कीबोर्ड से इनपुट दोगे, यानी कि आपने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर रजिस्टर कर दिया। ऐसे ही जब हम मेमोरी स्टोर करने के प्रोसेस में होते हैं तो सबसे पहले हमें लर्निंग करनी होती है, यानी कि किसी चीज़ को आपको सीखना है, तो आपका वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो ही आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कर रही है, वो रजिस्टर हो रही है आपके ब्रेन के अंदर। उसके बाद आता है रिटेंशन, जैसे कि कंप्यूटर में आपने जब कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी कीबोर्ड के थ्रू,
तो अब कंप्यूटर की जो डिस्क है, जो भी उसकी हार्ड ड्राइव है, वो क्या करेगी, उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगी अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर। इसी तरीके से जब आपने कोई लर्निंग कर ली, एक बार कोई चीज़ आपने सीख ली, सीखने के बाद आपकी मेमोरी क्या करती है, उसको होल्ड करने का काम करती है आपके ब्रेन के अंदर। आपके ब्रेन के अंदर ट्रेसेस बन जाते हैं, या आपका ब्रेन उन ट्रेसेस को एक्सपीरियंस करता है, उन ट्रेसेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो रिटेंशन इज़ बेसिकली स्टोरिंग प्रोसेस। तीसरा है रिकॉल, जिसके अंदर जब भी हमें उस लर्निंग की ज़रूरत पड़े, लाइक आपने जो भी सीखा है, आपको अब मान लो सपोज़ करो आपने गाड़ी चलाना सीखा, अब एक दिन आपको ड्राइव करना है, तो क्या होगा, जो भी आपने लर्निंग किया था और जो भी आपके माइंड में स्टोर था, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर स्टोर था, उसको आपका माइंड क्या करेगा, कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आएगा। तो दैट इज़ रिकॉल, यानी कि उस चीज़ को वापस से रिमेंबर करना, उस चीज़ को वापस से याद करना, वापस से कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आना, दैट इज़ रिकॉल। एंड रिकॉग्निशन, यानी कि जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर था, जब आप उसको रिकॉल कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन किसी चीज़ को रिकॉल कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाह रहे हैं, हम जो आंसर चाह रहे हैं, या हम जो रिकॉल करना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्टली हमें रिकॉल हो नहीं रहा, उसकी जगह कुछ और याद है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे कि आप कुछ याद करना चाह रहे हो, लेकिन उसकी जगह आपको कुछ और याद आ रहा है, तो आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो कि मैं जो याद करना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही है। तो दैट इज़ रिकॉग्निशन, यानी कि जो भी आप रिकॉल कर रहे हो वो सही है या गलत है, दैट इज़ ओके। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी की। तो ऑब्वियसली दो तरीके से मेमोरी के फैक्टर्स जो है वो हमारी मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी कुछ लर्निंग के फैक्टर्स से सिमिलर हैं। देख सकते हो, उसको मैच भी कर सकते हो। लर्निंग के अंदर मैं पहले फैक्टर्स करवा चुकी हूँ, एंड दीज फैक्टर्स आर वेरी मच सिमिलर टू द लर्निंग प्रोसेस। तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक, या फिर इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हैं, यानी कि बाहरी तत्व, बाहरी ऐसे फैक्टर जो बाहरी रूप से हमारी लर्निंग को हमारी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटीरियल। ऑब्वियसली ये हमने लर्निंग में भी पढ़ा था कि जो भी मटीरियल, जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, उसका आपकी लाइफ में कितना यूज़ है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि आप जैसे रास्ते में जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ें शायद आपको याद रह पाती है, और बाकी जो आपके काम की नहीं है उसको आप भूल जाते हो। इसी तरीके से जो चीज़ें आपके काम की होती है, सिर्फ वही चीज़ों को आपका जो माइंड है वो याद रख पाता है। अननेसेसरी चीज़ों को ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज़ अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड, यानी कि आप जो चीज़ याद कर रहे हो उसका अमाउंट कितना है। लाइक आप पढ़ने बैठे हो, आपको एक चैप्टर याद करना, अब आपको वो कंप्लीट चैप्टर आप एक बार में याद कर रहे हो या उनको टुकड़ों में याद कर रहे हो, तो उसका साइज़ कितना है। ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा साइज़ है या ज़्यादा अमाउंट है किसी भी चीज़ को सीखने का, आपको एक ही दिन में सब कुछ सीखना है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज़ एवरीथिंग, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो जो अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना किसी वे में हमारी मेमोरी को जो है वो अफेक्ट करता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से चीज़ों को याद नहीं कर सकते। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कभी कभी कुछ लोग कर भी लेते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका आईक्यू लेवल हायर होता है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमारी लर्निंग को अफेक्ट या हमारी मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रेस्पॉन्स, यानी कि हम जो वोकलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि हम जो बोल रहे हैं, तो सबको पता है अगर हम छोटे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें हमें कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लंबे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरीके से हमारी जो मेमोरी है वो काम करती है। मेमोरी किसी भी अगर मटेरियल कम है, उसको हमें बोलना है, उसको हमें वोकलाइज़ करना है या उसको हमें प्रोनाउंस करना है, तो उसमें हमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी मेमोरी उसको तुरंत जो है रिकॉल कर देती है। और जब कोई भी लंबा सेंटेंस है या कोई भी लंबा वर्ड है जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम बोल पाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी मेमोरी को थोड़ा सा दिक्कत होती है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने में, उस चीज़ को बोलने में। तो वोकलाइज़ करने में भी जो है वो टाइम लगता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो ये तो लर्निंग में
मेमोरी में सब जगह काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लाइक आप पढ़ने बैठे हो और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा गाने बज रहे हैं या कोई बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है। अगर आपकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है तो सीधी सी बात है कि आपकी मेमोरी भी अफेक्ट होगी, यानी कि जो आप लर्न कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो ठीक तरीके से आपको लर्न नहीं हो पाएगा। ओके, अब बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि इंटरनल फैक्टर्स भी इनको हम बोल सकते हैं, और इंटरनल फैक्टर्स जो कि हमसे रिलेटेड होते हैं एज ए इंडिविजुअल, वो पर्सनली हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ एज। ऐसा माना जाता है कि 16 टू 26 ईयर्स की जो एज होती है वो हमारी मेमोरी पावर की पीक लेवल होता है, यानी कि 16 से 26 साल के बीच के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, मे बी आइदर गर्ल और बॉय, उस टाइम पे हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो अपने पीक पे होती है, अपनी एक चरम सीमा पे होती है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हमारे न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं वो जल्दी भी कर पाते हैं, जल्दी सीख भी पाते हैं और उनको हम लंबे समय तक मेमोराइज भी रख सकते हैं। आफ्टर दैट ऐसा माना जाता है आफ्टर 30, क्योंकि न्यूरॉन्स में कमी आने लगती है धीरे धीरे, हालांकि इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है, फिर भी हमारी जो लर्निंग पावर है आफ्टर 30 वो थोड़ी थोड़ी अफेक्ट होने लगती है। 40 के बाद तो और ज़्यादा, और 60 के बाद तो और ही ज़्यादा, क्योंकि 60 के बाद तो न्यूरॉन्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगती है। सो 16 टू 26 की जो एज होती है वो किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए या किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए बहुत ही एक एक्यूरेट एज है। नेक्स्ट वन इज़ मेच्योरिटी। वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन और रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटीरियल। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की, लाइक 2-3 साल के बच्चे या उससे भी कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है और उस टाइम पे उनका माइंड, उनका ब्रेन जो है वो उतना डेवलप नहीं है। ब्रेन का जो विकास है या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है, वो लगभग ये मान लो कि 16 से 18 साल तक में कंप्लीट हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर छोटे बच्चे हैं तो उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते। जैसे अपने ऊपर ही अगर आप एग्जाम्पल लेके देखो, लाइक अगर आप 1 साल के या 2 साल के रहोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा कि 1 साल की एज में या 2 साल की एज में आपने क्या क्या हरकतें की थी, क्या क्या कैसे बिहेव किया था, कौन लोग आपसे मिले थे, आपको कुछ भी पता नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र थी। उस टाइम पे आपका ब्रेन इतना डेवलप भी नहीं था कि आप चीज़ों को याद रख पाते। सो मैच्योरिटी लेवल। नेक्स्ट इज़ विल टू लर्न। ऑब्वियसली अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो तभी आपकी मेमोरी प्रॉपर हो सकती है। अगर आपका सीखने का मन नहीं है तो उसमें आपकी मेमोरी भी वहाँ पे अफेक्ट होगी, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते, आपकी इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, तो आपकी मेमोरी जो है वहाँ पे काम नहीं करेगी। मेमोरी उस कंडीशन में काम करती है, उसमें आपकी विल पावर होनी ज़रूरी है। अगर आपकी लर्निंग आपकी विल पावर से हो रही है, आपकी लर्निंग अगर आप मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तभी आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो प्रॉपरली काम करेगा उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। ओके, नेक्स्ट इज़ अटेंशन। ऑब्वियसली अगर लैक ऑफ अटेंशन है, क्योंकि लर्निंग में भी ये फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। अगर आप लर्निंग कर रहे हो उस टाइम पर अटेंशन आप नहीं दे रहे हो, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या नहीं सीख रहे हो, तो आपको मेमोराइज़ भी नहीं होगा। अगर आपका लैक ऑफ अटेंशन है तो आप उस चीज़ को ना तो मेमोराइज़ कर पाओगे और ना ही उस चीज़ को आप रिकॉल कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प होती है, जो कम इंटेलिजेंट होते हैं उनकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं होती है, और ये डिफरेंस होता है IQ लेवल की वजह से। पर्सन टू पर्सन इंटेलिजेंस सबकी अलग होती है, जिस वजह से लोगों की मेमोरी पावर और लोगों की रिकॉल पावर जो है वो भी अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ रेस्ट एंड स्लीप। एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर बेटर मेमोरी। ये हमने सब जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अगर आपको अपने दिमाग को प्रॉपर रखना है, एक्यूरेट रखना है, फ्रेश रखना है, एक्टिव रखना है, तो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट और स्लीप ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त सोते रहो या आप 18 या 20 घंटे सो, लेकिन आपके दिमाग के लिए या आपके बॉडी के लिए जितने अमाउंट में आपको स्लीप की ज़रूरत है, लाइक 6 से 8 घंटे की नींद मैक्सिमम एक इंडिविजुअल को लेनी चाहिए, तो उतनी नींद आपको प्रॉपर लेनी चाहिए, तभी आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रेन जो है वो एक मशीन की तरह ही है, और अगर आप
को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ पे वो मशीन जो है वो काम करना बंद कर सकती है या उसकी पावर जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर बेटर मेमोरी। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल कंडीशंस। ऑब्वियसली बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमारी डायरेक्टली हमारी मेमोरी पावर को अफेक्ट कर सकती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर आप बीमार हो, लाइक आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आपको फीवर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी सीखने का मन नहीं करेगा। और अगर आप सीख नहीं पा रहे हो तो उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं आपके साथ तो उस कंडीशन में हमारी जो मेमोरी है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो इट्स बेटर टू स्टे हेल्दी ऑलवेज़। सो ये फैक्टर्स थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब हम बात करते हैं थ्योरीज़ की। सो मेमोरी की जो थ्योरीज़ है वो बहुत ही सिंपल है। मेमोरीज़ की थ्योरी को सीखने के लिए आपको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पता होनी ज़रूरी है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आपको डालना है तो आपको कीबोर्ड से पहले इनपुट देना होता है, फिर कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में अपनी ही लैंग्वेज में उसको अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करता है। फिर जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर के थ्रू आप उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हैं और उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। सेम वे में मेमोरीज़ की थ्योरी जो है वो भी वर्क करती है, जिसमें से जो पहली थ्योरी है, पहली थ्योरी इज़ थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शंस, यानी कि जनरली हमारी जो मेमोरी है वो किस तरीके से काम करती है। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट इज़ एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज और तीसरा है रिट्रीवल। फर्स्ट इन एनकोडिंग यानी कि इनपुट देना, रजिस्टर करना या फिर लर्न करना, सब सेम है। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ कोड। हमारा जो ब्रेन है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी ही लैंग्वेज में क्या करता है, स्टोर करता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एनकोडिंग होनी, यानी कि चैनल्स यानी मीडियम, जो भी सेंस ऑर्गन है वो सेंस ऑर्गन क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। ये तो सबको पता है कि हमें जो भगवान ने आँख नाक कान दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, ताकि हम बाहरी दुनिया से एक्सपीरियंसेस को रिसीव कर सकें, बाहरी दुनिया से चीज़ों को रिसीव कर सकें। हम आँखों से चीज़ों को देख सकें, कानों से सुन सकें, नाक से सूंघ सके, टेस्ट बस टेस्ट कर सके, बहुत सारे जो भी हमारे सेंसेस काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जब सेंसेस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो ब्रेन जो है उसको अपनी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ एनकोडिंग। जैसे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। सबको पता है कि कंप्यूटर हर चीज़ को बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करता है। इसी तरीके से ब्रेन भी जो है, मैं ये नहीं कह रही कि बाइनरी लैंग्वेज स्टोर कर, लेकिन ब्रेन की अपनी लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज क्या है मुझे नहीं पता, बट या वो अपनी ही तरीके से उस इंफॉर्मेशन को उसको कैसे स्टोर करना है वो ब्रेन जानता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन अपने आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन बीइंग का, तो उसके बारे में मैं इतना डिस्कस नहीं कर सकती यहाँ पे, बट या नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज। अब क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया, पहले तो रिसीव हो गया सेंस ऑर्गन के थ्रू, उसके बाद ब्रेन ने उसको ट्रांसफ़र कर लिया अपने ही फॉर्मेट में। तो जो सेकंड काम होता है ब्रेन का वो होता है स्टोर करना, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को जो भी हमने रिसीव किया उसको ब्रेन के अंदर स्टोर करना। तीसरा आता है रिट्रीवल, यानी कि रिकॉल बोल सकते हो इसको सिंपल में, यानी कि जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपका ब्रेन क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आता है, दैट इज़ रिट्रीवल। तो बहुत ही सिंपल है, 3 प्रोसेस के अंदर फर्स्ट जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है, जिसमें एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल होता है। दूसरी बात करें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की, तो इसके अंदर पॉइंट्स में हम देखेंगे। फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने थी, ये थ्योरी दी थी रिचर्ड एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन ने। ओके, रिचर्ड एटकिंसन, रिचर्ड शिफ्रिन ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी डेवलप की थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेमोरी कैसे वर्क करती है, इनपुट सबसे पहले वही एनकोडिंग बोल लो, इनपुट बोलो, रजिस्ट्रेशन बोल लो, कुछ भी बोलो, यानी कि एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंस ऑर्गन उसको इनपुट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। ये जो इनपुट होता है जब हमारे ब्रेन के कॉन्शियस या सबसे ऊपरी लेयर में जाता है तो ये सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए होता है।
किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर आपको इंटैक्ट रखना है या आपको उसको स्टोर करके रखना है, आपके ब्रेन को उसको स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना शॉर्ट टर्म में एंड द लॉन्ग टर्म में। तो इसी तरीके से ये मेमोरी या ये प्रोसेस, ये वाली जो थ्योरी है वो वर्क करती है। सेकेंड देखो, दिस इनपुट इज़ हेल्ड फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ सेकंड के लिए, वेरी ब्रीफ टाइम के लिए वो इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे किसमें, सेंसरी रजिस्टर में। हमारा सेंसरी रजिस्टर आप ऐसे मान लो कि हमारा रफ रजिस्टर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप जैसे नोट्स बनाते हो, तो नोट सबसे पहले क्या होते हैं, नोट्स आप सबसे पहले मान लो अपने रफ कॉपी में, फिर घर जाके आप उनको क्या कर रहे हो, फेयर कॉपी में फेयर कर रहे हो। इसी तरीके से हमारे सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, सेंसरी रजिस्टर में जाती है। सेंसरी रजिस्टर से फिर वो ट्रांसफ़र होती है किस में, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। अगर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके सेंसरी रजिस्टर में गया है, जो आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपका मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली उस इन्फॉर्मेशन को जो आपके सेंसरी रजिस्टर के अंदर वहाँ से डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके काम का नहीं है। इन केस अगर वो चीज़ आपके काम की है तो फिर वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होगी कहाँ पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 20 to 30 सेकेंड्स की होती है। मे बी इससे ऊपर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 20 से 30 सेकेंड की हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो है वो एवरेज ड्यूरेशन बताया हुआ 20 to 30 सेकेंड। इसके बाद अब अगर वो STM में जाने के बाद अगर वो इन्फॉर्मेशन और भी आपके ज़्यादा काम की है, इन फ्यूचर आपके काम आने वाली है, या आप लाइफ लॉन्ग उसको याद रखने वाले हैं, या लाइफ लॉन्ग वो काम आने वाली है, तो फिर वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म रजिस्टर के अंदर, जहाँ पे जब तक आपको उसका काम है वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ रहता है। लाइक अगर आपको कुछ दिनों के लिए उसका काम है, या कुछ महीनों के लिए उसका काम है, या कुछ सालों के लिए उसको काम है, या फिर आप उस चीज़ को लाइफ टाइम याद रखना चाहते हो, तो वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर या लॉन्ग टर्म रजिस्टर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है, ऑब्वियसली वो आपके माइंड में से डिलीट हो जाती है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। अब इसका भी एक प्रोसेस है कि वो डिलीट क्यों होती है। वो इसलिए डिलीट होती है लॉन्ग टर्म में जाने से पहले, क्योंकि आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं स्टडी की बात करूँ, तो सपोज़ करो आपने चैप्टर 1 आज पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट का आपने एक चैप्टर पढ़ा। अब आपने आज तो पढ़ लिया, ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, आपने कल के लिए पढ़ लिया, आपका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन कल आप उसके बाद भी आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम है, उसके कुछ महीनों बाद आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम, लेकिन आपने क्या किया, बस एक बार उस चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद आपने उठा के रख दिया, उसने दोबारा आपने उसको टच भी नहीं किया। तो क्या होगा, वो जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में गया था, जो आपने याद किया था, वो क्या होगा, वो फेड अवे हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो लॉन्ग टर्म रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, अदरवाइज़ वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें या जो भी इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म रजिस्टर में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई हैं, वो आपका ब्रेन अपने ही तरीके से उस चीज़ को क्या करता है, कैटेगराइज करता है। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर अपने ही तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करता है, इसी तरीके से आपका ब्रेन भी अपने ही वे में, अपने ही तरीके से उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म रजिस्टर में स्टोर करता है और उसको कैटेगराइज करता है। देन when we remember something, a representation of the item is retrieved from the LTM। और उसके बाद अगर हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रजिस्टर है उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वापस से रिट्रीव करता है। यानी कि रिट्रीव करना यानी कि उस चीज़ को वापस से आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आना, दैट इज़ रिट्रीवल, ठीक है। तो ये दो थी थ्योरी, और आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड्स की तरफ। नाउ द मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग, ये कुछ ऐसे मेथड्स बता रखे हैं जो मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप लर्निंग करते हैं, जब भी आप स्टडी करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स इसमें होता है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता है, हम याद नहीं कर पाते, तो मे बी दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इन मेथड्स को ध्यान से सुनना, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे ये मेथड्स किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला जो मेथड है दैट इज़ होल एंड पार्ट मेथड।
नाउ द होल मीन्स कंप्लीट एंड पार्ट मीन्स स्प्लिट या टुकड़ों में। तो आप कोई भी चीज़ अगर याद कर रहे हो तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज कम्प्लीटली, यानी कि एकदम से उसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि कई बार होता है ना कि आप कोई चैप्टर याद कर रहे हो तो आप सोचते हो कि बस मेरे को एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाए। नहीं, अगर आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो, लाइक आपको मेमोरी के बारे में ही याद करना सपोज़, तो आप, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि तुम एक साथ ही सारे के सारे चैप्टर को एक ही बार में बैठ के याद करो, उसको टुकड़ों में करो। लाइक पहले तुमने डेफिनेशंस याद कर ली, फिर तुमने नेचर याद कर लिया, उसके बाद जब तुम्हें ये सारी चीज़ अच्छे से याद हो गई फिर ये मूविंग टू फैक्टर्स, फिर फैक्टर्स याद किए, फैक्टर्स के बाद तुमने थ्योरीज़ याद की, थ्योरीज़ के बाद फिर तुमने मैथड्स याद किए। तो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करके तो इट वुड बी ईज़ियर फॉर यू, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर आप उसको थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड कर लो तो वो ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी चलाना आप एक दिन में सीख जाते हो, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है और धीरे धीरे करके सीखते हो। जो भी आपको सिखाने वाला है, जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है, तो वो एक एक करके आपको चीज़ों को सिखाया। ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें एक साथ बता दी, लाइक आपको एक ही दिन में गियर बदलना सिखा दिया, आपको एक ही दिन में स्टीयरिंग संभालना सिखा दिया, आपको एक ही दिन में क्लच हैंडल करना या ब्रेक दबाना, सारी चीज़ें, सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे एक साथ सिखा दें। नहीं, वो धीरे धीरे करके सिखाएगा, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इट वुड बी लॉट मोर ईजियर टू लर्न समथिंग इनटू पार्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर किसी भी चीज़ को हम पार्ट्स में अगर डिवाइड करके सीख रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ स्पेस एंड अनस्पेस्ड मैथड। नाउ द स्पेस यानी कि इंटरवल, अनस्पेस्ड यानी कि विदाउट इंटरवल। किसी भी चीज़ को, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने बैठे, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी कैपेसिटी पे। कुछ लोग होते हैं जो कई घंटों तक लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ होते हैं जिनको बीच बीच में ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही चीज़ें अपने तरीके से काम करती है, ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं जो बिना स्पेस दिए एक बार बैठते हैं और तभी उठते हैं जब उनको पूरी चीज़ याद हो जाती है या जब उनको पूरी चीज़ लर्न हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं कि जो इंटरवल देके, लाइक उन्होंने 1 घंटा बैठा, 1 घंटे के बाद कुछ देर का, मतलब लाइक 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक दे दिया, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने कुछ देर के लिए ब्रेक दे दिया, तो इस तरीके से माइंड को रिफ़्रेश। तो दोनों ही मेथड अपने आप में ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कितनी कैपेसिटी है। बट फिर भी स्पेस दे के पढ़ना इज़ मोर नेचुरल और मोर ईज़ियर, क्योंकि ब्रेक्स देने से क्या होता है, आपका माइंड आप रिफ़्रेश कर सकते हो। लाइक आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा आपने 5-10 मिनट का नैप ले लिया या ब्रेक ले लिया, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है, तो वो ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस किसी भी, मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, कोई भी चीज़ आपको STM से LTM में ट्रांसफ़र करनी है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी रजिस्टर से अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए आपको रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिपीट करोगे, उतना ही ज़्यादा वो पक्का हो जाएगा कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो कहीं नहीं जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी लिंक करना, पास्ट मेमोरी से प्रेजेंट मेमोरी को लिंक करना। बहुत सारे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस या स्टडी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके नर्सिंग की, तो आपका नर्सिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी साइंस बैकग्राउंड से लिंक्ड है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप लिंक कर सकते हो अपने साइंस बैकग्राउंड से। जो भी आपने 10th में, 12th में, 11th में जो भी पढ़ा था साइंस से रिलेटेड, वो चीज़ें आप लिंक कर सकते हो, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। इट वुड बी लॉट मोर ईजियर टू लिंक दैट सब्जेक्ट, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और जो मेमोरी है उसको मेमोराइज रखने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुपिंग एंड रिदम। नाउ ग्रुपिंग यानी कि किसी भी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड करना है।
जैसे कि कोई भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको कोई टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यूजुअली 10 डिजिट के होते हैं, तो आपको अगर 10 डिजिट मोबाइल नंबर याद करना है तो आप क्या करो, उनके ग्रुप बना देते हो। लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है 5673452340, तो आपने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, लाइक 5673452340। तो इस तरीके से क्या है, ग्रुप में डिवाइड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, उस चीज़ को मेमोराइज रखने में ज़्यादा आसान हो जाता है। और रिदम की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी चीज़ में अगर आप रिदम ऐड कर देते हो, जैसे कि सॉन्ग्स हमें क्यों जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक रिदम होता है। पोएम्स क्यों बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि उनमें एक रिदम होता है। तो अगर किसी भी चीज़ में अगर रिदम है, लाइक मैं स्टडी की बात कर रही हूँ या मैं किसी कोई भी रिटन मटेरियल की बात कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा भी अगर रिदम हम ऐड कर सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं है कि आप जो लर्निंग करो कि सब में रिदम ऐड हो जाएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम रिदम ऐड कर सकते हैं, और उस रिदम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कविताएँ होती हैं, पोएम्स होती हैं, उनमें हमेशा राइमिंग्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रेसिटेशन। तो रेसिटेशन का मतलब होता है दोहराना या मन में उसको रिपीट करना। जैसे हम लर्निंग करते टाइम क्या करते हैं, पहले आपके पास नोट्स हैं, आप पहले नोट्स खोल के पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट्स को बंद कर देंगे और फिर उसको मन में दोहरा के देखेंगे कि हमें वो कितना याद हुआ है, कितना हमने उसमें से सही लर्न कर पाए। तो दैट इज़ रेसिटेशन, यानी कि जो भी आपने लर्न किया है उस पूरी चीज़ को मन में दोहराना, दैट इज़ रेसिटेशन। नेक्स्ट वन इज़ यूटिलाइजिंग एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा हम सेंस ऑर्गन का यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन उतना हेल्पफुल नहीं रहता है किसी भी चीज़ को मेमोराइज। लाइक आपने आंखों से कोई चीज़ देखी लेकिन आपने सुनी नहीं है उसको, तो ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए याद रह जाएगी, बट मे बी आफ्टर सम टाइम यू मे फॉरगेट दैट थिंग, आप उस चीज़ को भूल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका उसमें कान भी इन्वॉल्व होंगे, आपकी आँखें भी, लाइक जैसे कि हम बात करते हैं क्लास लेक्चर की, आप क्लास में कोई लेक्चर सुन रहे हो, आपके टीचर जो है आपको सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, जैसे राइट नाउ आई एम लेक्चरिंग यू इन दिस वीडियो, तो मैं सिर्फ आपको लेक्चर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे बोर्ड पे लिखता हुआ या कुछ भी ऐसा लिखता हुआ देख नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ सुन पा रहे हो मुझे, है ना। तो वो क्या है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मे बी कुछ टाइम बाद आप उस चीज़ को भूल सकते हो, लेकिन अगर मैं वही चीज़ आपको बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ, उसमें डायग्राम्स बना के, या उसको आप कॉपी पे लिखते, आपको साथ में नोट्स लगाते, तो वो ज़्यादा उसमें, क्योंकि आपके उसमें मैक्सिमम सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी चीज़ को याद करने बैठते हैं, लाइक मैं स्टडी की ही बात कर रही हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऑलवेज़ ट्राई टू राइट दैट नोट्स, यानी आपने कुछ भी जो लर्न किया है उसको आप लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, प्लस आपको जो आप लिख रहे हो, क्योंकि उसमें आपके मैक्सिमम सेंसेस काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पुलिंग एट ऑल टुगेदर, यानी कि सारे लर्निंग मटेरियल को जो भी आपने टुकड़ों में याद किया था, स्टार्टिंग में हमने देखा था ना होल एंड पार्ट मेथड, तो सपोज़ अगर आपने स्प्लिट्स में या पार्ट में कोई चीज़ को याद किया था, अब क्या, आप उसको इकट्ठा करो, जो भी आपने टुकड़ों में याद किया उसको आप इकट्ठा करो। इकट्ठा करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे सही हो, कहाँ पे गलत हो, क्या चीज़ आपसे छूट गई है। तो पुलिंग इट ऑल टुगेदर, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए इजी हो और जिसको आप जल्दी से रिकॉल कर पाओ। तो आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी टीचर अगर आपको नोट्स लिखवा रहा है तो एक प्रॉपर वे में लिखवाते हैं, वो हमेशा हेडिंग्स के साथ और एक सीक्वेंस में आपको लिखवाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि वो लर्निंग में, वो देखने में भी अच्छा लगे और वो लर्न करने में भी हमेशा आसान रहे। तो पुलिंग एट ऑल टुगेदर। नेक्स्ट वन इज़ फनल अप्रोच। नाउ द फनल अप्रोच मीन्स मूविंग जनरल कंसेप्ट टू स्पेसिफिक करने, यानी कि आप किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक डिटेल में जाने से पहले आपको एक ओवरव्यू देना, दैट इज़ फनल अप्रोच। लाइक अगर सपोज़ करो मैं साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में आपको पता ही नहीं है, आपको साइकोलॉजी ही नहीं पता कि साइकोलॉजी होती क्या है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि साइकोलॉजी की डिटेल में जाने से पहले आपको ये उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की डिटेल में जाने से पहले उसका एक ओवरव्यू लेना, दैट इज़ फनल अप्रोच।
एंड द लास्ट वन इज़ एक्रोनिम। एक्रोनिम आप सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, एब्रीवेशंस बोल सकते हो, तो जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं फार्मूलाज में, साइंस के फार्मूलाज में या फिर मैथ्स के फार्मूलाज में, या बहुत सारी जगह। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म होगा STM, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, LTM। इसी तरीके CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CPU। तो किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, इसको आप एब्रीवेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ एक्रोनिम। तो ये मेथड्स थे, आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इन मेथड्स के थ्रू अगर आप कोशिश करोगे पढ़ने की तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 4 मेमोरी। अगर इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट डाउन बिलो, ताकि उसको मैं देख के और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर सकूं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हमारे कॉलेज का ही चैनल है, तो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो जो है वो आगे भी मिलते रहें और आपकी जो भी स्टडी है वो इंटरप्ट ना हो। थैंक यू।